चाइना और अमेरिका कभी लड़ेंगे ही ना, बड़े लोग नहीं लड़ते। ताइवान को लेके उनके बीच में ले लेगा गर्मागर्मी हो गई थी ना। वो तो होते रहता है, धीरे धीरे उसको ऐसा कैप्चर करेगा, बढ़िया से माहौल देखता है। जैसे 1962 में जब हमारे यहाँ वार हुआ था, रसिया हमें बचाने नहीं आया था, बचा भी नहीं पाता, क्योंकि चाइना वो उस माहौल को तलाश रहा था कि 1960 में हम लोग का पंचशील समझौता खत्म हो गया था। वो सोच रहा था कि ऐसा टाइम आए ना जहाँ वर्ल्ड उलझी हुई हो। उसी समय क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था। ऐसा लग रहा था कि अमेरिका और रसिया में परमाणु युद्ध आज हो जाएगा कि शाम में होगा कि सुबह होगा, कुछ नहीं पता, मार दिया 62 में आ जाओ। यहाँ पे अमेरिका करा, हमको क्या पता भाई, रसिया करा हमको। तो ऐसा कहीं ना कहीं जब टाइम आएगा तो चाइना और अमेरिका और रसिया एकदम आमने सामने होंगे। उसी समय ताइवान को लेके चला जाएगा और रसिया भी कहेगा लेके जा, इधर लेके जा, क्योंकि कुछ ना कुछ डाइवर्जन अमेरिका ताइवान को बचाने के लिए पक्का करेगा वहाँ। अब इसीलिए चाइना को देखिएगा, हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ सड़बड़ करते रहता है ताइवान में। वो पाथ तलाश रहा है कि कहाँ से एंट्री करेंगे, क्या करेंगे। वो ड्रिल कर रहा है, ड्रिल। किसी दिन ड्रिल के नाम पे अनाउंस करेगा दिस इज नॉट ड्रिल। यूक्रेन और रशिया जो चल रहा है उसमें आपको लगता है कि इंडिया ने चुप रह के रशिया का साथ दिया? तो हम खुल के कहते हैं रसिया के दिया था, यूक्रेन का साथ देंगे हम? क्या किया हमारे लिए? बिना मतलब का आएंगे साथ को नहीं। सूरजमुखी का फूल भेज दिए, 2-4 को रिफाइन तेल भेज दिए तो हम आपका साथ दे देंगे। रखे रहो अपन रिफाइन तेल, हम ब्राजील से मंगा लेंगे। यहाँ फूल के बोलते हैं रसिया का साथ दिए हैं। रसिया ने भी हमारा साथ दिया है, चाहे यूएन में वीटो का मामला हो। इसमें खूल छुपा के कौन सा बात करना। अब हम लोग कोई डिप्लोमेटिक पोस्ट पे थोड़े बैठे हैं कि लोग हमसे पूछेगा हाँ साथ दिए हैं। अमेरिका खुल के कहता है ना कि वो इजराइल का साथ दिया है, अमेरिका खुल के कहता है कि वो यूक्रेन का साथ दिया है। हम क्यों मोए करें? हम भी दिए हैं, पर बोलते नहीं ना हम खुल के। नहीं बोलते हैं, हमारी कुछ मजबूरी, क्योंकि यूरोपीय यूनियन है सब और उधर अमेरिका है। पूरा वर्ल्ड एक साइड से हो गए हैं सब यहाँ, और हम लोग थोड़ा सा इसमें। आपको लगता है यूक्रेन और रशिया में कौन सही है? रसिया। क्यों? आप मेरे दुश्मन को मेरे सिधाने ले आके बैठाइएगा, हम क्या करेंगे? विरोध करेगा कि नहीं करेगा? ऑब्वियस बात है। नाटो का आर्टिकल 5 कहता है कि नाटो की कोई भी कंट्री रहेगी वहां नाटो की आर्मी की पूरी डायरेक्ट एक्सेसिबिलिटी रहेगी। आप बैठा के वहां ले आएंगे रसिया को, भाई तुम्हें डेवलप करना है करो। यूरोपीय यूनियन में गया, कहाँ इसने अटैक किया है? बिना मतलब का उसको कहाँ से जाएगा? और नाटो का मतलब क्या बनता है आज के डेट में, जब वर्ल्ड यूएनओ हाई है, यूएनओ कहता है कि हम थर्ड वर्ल्ड वार होने नहीं देंगे। ये 32 कंट्री मिलके कहते हैं अगर हमारे पे किसी ने मारा हम सबको मिलके मारेंगे। क्या मतलब बनता है? नाटो का तो होना ही नहीं चाहिए दुनिया में। पुतिन इतने दिन से राष्ट्रपति है, 10 साल प्रधानमंत्री रहे, और उस समय राष्ट्रपति तब इंडिया की तरह रसिया का होता था कि राष्ट्रपति के पास कोई पावर नहीं रहेगा, सारा पावर प्राइम मिनिस्टर के पास रहेगा। तो पुतिन 10 साल तक प्राइम मिनिस्टर थे। बट रसिया का एक रूल है कि 10 साल से ज़्यादा, आप 2 टर्म से ज़्यादा पूरा नहीं कर सकते। तो उसका जब 10 साल कंप्लीट होने वाला ना, तो उसने अपने संविधान में संशोधन कर दिया कि प्राइम मिनिस्टर के पास अब कोई पावर नहीं रहेगा, अब सारा पावर राष्ट्रपति के पास रहेगा, और खुद राष्ट्रपति बन गया। वीडियो गेम खेल रहा है। अब 10 साल उसका पूरा हो गया 2022 में। अब क्या करें भाई? यहाँ तो 2 टर्म से, तो स्पेशल अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन 2036 तक इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। इंडिया में भी ऐसा हुआ था, 2002 में हुआ था कि लोकसभा की सीटें 2026 तक नहीं बढ़ाई जाएंगी। तो उसने कहा कि 2036 तक मतलब अभी एज इट इज रहेगा यहाँ पर। अब इंटरनल बगावत होने लगा। तो जब इंटरनल बगावत होती है ना, तो इसको कंट्रोल करने का सबसे आसान तरीका होता है ना, कोई वार कर दो। ऐसे ही माओ के टाइम पे हुआ था 1960 में चाइना में मार दी, इंडिया में लड़ गए यहाँ पे। ऑब्वियस बात है। अभी आज चाहे महंगाई जितनी भी हो, चाहे जो भी हो, हमें अपने प्रधानमंत्री से या एट ए टाइम के प्रधानमंत्री या पहले के कोई भी प्रधानमंत्री लाख शिकायत होगी, लेकिन जब वार के टाइम पे तो हम सब एक हैं। कारगिल के टाइम पे कोई ये कह सकता है क्या कि हम अटल बिहारी वाजपेयी के साथ नहीं थे, भले उन्हें वोट न दिया हो? तो पुतिन के लिए युद्ध लंबा खींचना अपने विरोधियों को निपटाने का एक अच्छा रास्ता। निपटा दिया अंदर। वो क्या नाम थे उनको, वैगनार ग्रुप के थे, प्रेगोजिन की क्या नाम था, उनको जहाज से उड़वा दिया, जा रहे थे बेलारूस। तो रसिया का एक अलग है, वो लड़ाई को केवल ये नहीं देखिए वहाँ पे, वो चाहे तो खत्म करके आज ही ले सकता है, लेकिन लंबा कर रहा है, खींच रहा है उसको। उसकी पॉपुलैरिटी, उसका विश्वास, उसकी नेशनलिटी बढ़ रही है। आप 32 देशों के ग्रुप, जिसमें
एटॉमिक पावर 3 के पास है, ब्रिटेन के पास है, फ्रांस के पास है, अमेरिका के पास है, पावर में सबसे ज़्यादा, लॉबी सबसे ज़्यादा, टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा, हथियार सबसे ज़्यादा, यूएन में पहुंच सबसे ज़्यादा। इसके बावजूद ही 3200 मील के एक साथ रहेंगे और कहेंगे कि हमें कोई मारेगा, हम 3200 मील के मारेंगे। सद्दाम हुसैन को पूरा उड़ा दिया, सब लीबिया को पूरा उड़ा दिया, यमन को पूरा उड़ा दिया, सीरिया को पूरा उड़ा दिया। हमारे पास ये जितने देशों को उड़ाया, कम से कम 2 से 3 लाख इंडियंस वहां काम करते थे। हमें क्या मिला? कुछ नहीं। बीच मझधार में छोड़ के अफगानिस्तान को चला गया। अफगानिस्तान में हम लोग के करोड़ों इन्वेस्टमेंट है, सब फंस के रह गए। तो क्या मतलब बनता है आज के डेट में नाटो का? हिम्मत नहीं है किसी देश के पास ये कहने की नाटो गलत है। वो अलग बात है, बट गलत तो है ना। इजराइल इतना पावरफुल क्यों है? सारे देश डरते क्यों? आपने एक वीडियो बनाया इसके ऊपर कि इजराइल से सारे देश डरते हैं। वहां के देश डरते हैं जहां खर न पतवार या ऋण प्रधान, एक कहावत कहा जाता है। उन सबको आता क्या है? अरब वालों को खजूर, ऊंट, तेल खत्म, खेल खत्म। वहां पे लड़ सकते हैं। वहां पे क्या जा रहा है? जिससे लड़ रहा है, अब देखिए सीरिया में कोई राष्ट्रपति नहीं है, उठ के गोलान हाइट कब्जा कर लिया। तो वहां के हिसाब से टेक्नोलॉजी है, नो डाउट, देश बहुत आगे है, हर चीज में ठीक ठाक है। बट समझिए विदाउट अमेरिका और नाटो के सपोर्ट से वो भी नहीं लड़ा। छोटा सा गाजा है जिसके पास ना अपनी एयरफोर्स है। गाजा का शर्त क्या है कि फिलिस्तीन ना एयरफोर्स रखेगा, ना नेवी रखेगा, ना ही थल सेना रखेगा, ना उसे देश की मान्यता दिया जाएगा। तो उसका कहना है भाई तुम आया है क्या? कहा कि तुम जानो, उसको कुछ रखने ही नहीं देता है। उससे मारने के लिए, उसको मारने के लिए इसे फ्रांस से सपोर्ट लेना पड़ा, अमेरिका से सपोर्ट लेना पड़ा, इससे तो दुनिया भर से सपोर्ट लेना पड़ा। ये नाटो वाले आए थे सब वियतनाम में, वियतनाम वाला इतना मार मारा था सबने, इतना मार मारा था सब कि जान बचा के भागे हैं अमेरिका वहां से। 20 साल लड़े थे, कुछ नहीं कर पाए, भगा दिया से वहां पे। क्यों नहीं हो पाया ये इस वॉर के बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं है, बट वियतनाम में अमेरिका वॉर नहीं जीत पाया। नहीं जीत पाया, कभी नहीं जीत पाएंगे वहां पे। देखिए, वी कैन नॉट फाइट विद द ज्योग्राफी। ना वो वियतनाम जीत सकते हैं और ना ही अफगानिस्तान जीत सकते हैं। केवल अमेरिका नहीं, रसिया भी तो हार के गया है। कोई नहीं जीत सकता। इवन ब्रिटेन वाले जब हमें गुलाम बनाए थे, लेकिन अफगानिस्तान को आज़ाद कर दिए थे सब। हमारी आज़ादी से पहले म्यांमार को साइड कर दिया सब 1935 के अधिनियम द्वारा 37 में। ज्योग्राफी ऐसी है ना, जैसे अमेरिकन वाले सब जो है ना, जमीन पे नहीं लड़ सकते हैं। वो जमीन पे कभी नहीं लड़ पाएंगे। उनके पास टेक्नोलॉजी है, ऊपर से ड्रोन मार देंगे, हेलीकॉप्टर उतार देंगे, टैंक लेके घुस जाएंगे। लेकिन जहाँ ये काम नहीं आएगा वहाँ क्या करिएगा? अफगानिस्तान में पहाड़ है, वो चुपचाप लेट जाएगा, ड्रोन को पता ही नहीं चलेगा साइड में। और ड्रोन उड़ेंगे ना तो पास में आकर ले हम लोग का चंद्रयान क्रैश कर गया। होता है, हमारे वैज्ञानिकों ने पूरा कोशिश किया था, वहां पहुंचा कि जमीन पे लैंडिंग ठीक जगह पे नहीं हुई थी। लेकिन उसके बाद तो हम लोग ने अच्छा कर दिया। जब क्रैश किया था तो बहुत खुश थे सब। अरे गधों, जो पहुंच सकता है वो अगली बार अच्छे से पहुंच जाएगा। एग्जैक्टली। अब वो पूछ रहा है सब कि क्या करेंगे चांद पे जाके। मतलब किस स्कूल कॉलेज में, हमको ना कभी कभी लगता है कि हमारे यहाँ स्कूल खराब है। कह रहा है कि चांद पे जाके क्या करेंगे। अरे कल को अगर वहाँ यूरेनियम मिल जाता है, वहां जाएंगे, यूरेनियम निकाल के लाएंगे। दुनिया का सबसे महंगा चीज यूरेनियम है। सोना चांदी हीरा को पूछता को नहीं। तो मतलब ये तो नॉर्मल लोगों को लगता है कि सोना बहुत महंगा चीज है। अरे सोना मतलब क्या चीज, टांग के घूमो यहाँ पे। यूरेनियम कल को वहां मिलेगा, हम लेके आ जाएंगे। और जब तक इनकी टेक्नोलॉजी बनते बनते पूरा खदाड़ के लेके खत्म कर चुके रहेंगे। 2 देश एक ही टाइम पे अलग हुए थे, एक ही हिस्से से अलग हुए थे, पाकिस्तान और इंडिया। तो 2 ने 1.5 बोलिए, 1.5 आधा ही है। उसका आधा बांग्लादेश कट गया। वो आधा देश प्रगति क्यों नहीं कर पाया जब एक ही टाइम पे अलग था? उनमें दिक्कत क्या है? उन सबको ना अजीब दुनिया में जा रहा है सब उनको। उन लोग की दुनिया ही अलग है। हम लोग को ना बिल्डिंग चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए। ये छोटा मोटा चीज उन सबको थोड़ी चाहिए। सीधे ताज होटल में आएंगे, बम चलाएंगे और उसका जन्नत में जाएंगे। उसका सबसे बड़ा कारण क्या था कि जिन्ना ने देश लिया उससे ज्यादा खतरनाक था कि जिस तरीके से उसने देश लिया। और जब देश आजाद हो गया, मतलब विभाजन हो गया, तो मुस्लिम लीग ने कहा कि हमें अपना मुल्क मिल गया। तो उसने डांटा था मुस्लिम लीग को और कहा था कि इतिहास याद रखेगा, मुस्लिम लीग ने देश अलग नहीं किया, जिन्ना के ताकत से देश अलग हुआ। ये उसकी ताकत। और गुजरातियों को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। जिन्ना भी गुजरात के थे भाई, बहुत तेज दिमाग के होते। जीना भाई ठक्कर, मतलब वो ठक्कर जाति से था, मुस्लिम नहीं था जिन्ना। उसके दादाजी मुस्लिम नहीं थे,
जेना भाई ठक्कर थे, ठक्कर जाति से, तो उसने ना मछली का व्यापार करते थे, तो शाकाहारी लोगों ने उन्हें बाहर कर दिया, भागो यहाँ से, तुम ये मछली क्यों, कराची में सीख दिए। तो मुंजा भाई ठक्कर का बेटा हुआ जेना भाई ठक्कर, और जेना भाई ठक्कर का बेटा हुआ मोहम्मद अली जिन्ना, और ये इस्लाम धर्म अपनाया था और उसके बाद से ये कांड कर दिया। तो अगर जिन्ना को हम लोग एलिमिनेट कर देते ना तो पाकिस्तान बनता ही नहीं। नाथूराम गोडसे, हमको लगता है इसने को किसी ने गलत सुपारी दे दी थी, फोटो दिखाने में गलत कर दिया कि मारना है इसको, मार दिया उसको जाके। भाई मारना था तो जिन्ना को मार देते यार, हम लोग तो बदनसीब थे भैया, हम लोग तो अभी जन्म लिए हैं, आज़ादी के समय हम लोग नहीं थे। बट इनफैक्ट एक कॉमन सेंस भी रहता, अगर हमें ही मारना रहता तो भाई हम गांधी को क्यों मारे, 80 साल का बूढ़ा तेज ढकेल देंगे तो मर जाएगा इंसान, उसको मार दिया, कितना बेशर्मी का बात है यहाँ पे। जिन्ना को मार भाई, सारा बवाल खत्म हो जाएगा। काश ये धार्मिक मुद्दे भारत में नहीं होते ना। आज चिकन नेक जो 26 किलोमीटर हम कर रहे हैं उसमें क्या जाता है, उसको 50 किलोमीटर घुस जाए बांग्लादेश में। चाइना कैसे गया तिब्बत लेके, सद्दाम हुसैन पे कैसे अमेरिका ने हमला कर दिया, अफगानिस्तान में क्या किया, पुतिन ने क्या किया, चेकोस्लोवाकिया कहाँ गया। और हम करते हैं, भारत की शुरू से कभी फिलॉसफी नहीं रही है दूसरी जगह जाके। दूसरा देश बांग्लादेश मेरा है, दूसरा कहाँ है। फिलॉसफी को ये क्या मतलब बनता है, हम अपनी फिलॉसफी भूल गए हैं। हमारा है बांग्लादेश, पूरा भी ले लें तो कोई अपराध नहीं होगा। ये बात तो हम लोग मंदिर मस्जिद में कह सकते हैं, कसम खा के कह सकते हैं, हमारा जमीन है, हमारा पर्स गिर गया है, हमारी बस आगे निकल गई तो लौट के आके हम नहीं उठाएंगे क्या कि हमारी फिलॉसफी हम नहीं उठा, बंगला मेरा है, यहाँ अधिकार बनता है हमारा। अगर आपको प्राइम मिनिस्टर बनाए पाकिस्तान का, अरे डूबते जहाज का कप्तान बना रहे हो तो क्या करोगे, क्या जल्दी डुबाएंगे जल्दी डूब जाए फिर इसका मालिक भारत कहेंगे ले जा यार दोबारा सही कर यार इसको दूसरा कोई रास्ता नहीं है उसको सीधा करने का। क्या चेंज करोगे, क्या करोगे? उसका देश ही चेंज करेंगे पूरा देश चेंज वो सही नहीं हो सकता है ना। अब आप कहिएगा कि जैसे हमारा थोड़ा कपड़ा फट गया तो हम सिल सकते हैं ना। अब आप हमको मच्छरदानी उठा के दीजिएगा इसको पूरा छेद है यार उसमें कहाँ से बंद करेंगे यार। सेना में आपको भी जाना था ना, फौजी बनना था। हमको तो फौजी ही बनना था, एजुकेशन में तो आना नहीं था। फिर हम लोग एग्ज़ाम दिए, फिर रिटर्न हुआ, उसको पास करने के बाद से फिर ये SSB में बुलाया जाता है और उसके बाद से फिर मतलब मेडिकल वगैरह होता है। तो मेडिकल में हमको हाथ टेढ़ा वजह से साइड कर दिया है। बहुत टेंशन हुआ क्योंकि फ़ौज में हम लोग को देखिए होता क्या है ना कि हम लोग जब जिस समय से आए थे तो हम लोग को लगा था कि फ़ौज में जाके जल्दी सेटल भी हो जाएंगे और घर वाले इतना तो पढ़ने का मौका नहीं देंगे। तो ऐसा लगता था यार बीटेक करेंगे लोग 4 साल फिर पढ़ना पड़ेगा, घर वाले कहाँ से लाएंगे। फ़ौज में क्या है, घुस गए काम खत्म, टेंशन फ्री, तो नहीं बन पाया इंसान। तो फिर अब कभी सपना नहीं आता, कभी देख के लगता नहीं कि यार कभी तो होना था मेरे को फौजी। हम आज अगर मौका मिल जाए आज चले जाए हम सब चीज़ छोड़ छाड़ के। क्यों ऐसे? दिल लगा चुड़ैल से तो परी किस काम। बचपन से ही सपना था कि नहीं? बचपन से ही एकदम। मेरा घर कॉलेज के सामने था तो अक्सर जब भी कोई इलेक्शन होता था या कोई भी गवर्नमेंट का प्रोग्राम होता था तो फौज जो आती थी CRPF या कभी मिलिट्री, तो उसी कॉलेज में कैंप करके रुकते थे लोग। तो वहाँ पे उनका खाना बनना, पूरी ट्रक का ट्रक आना, तो बड़ा वो हर 2-3 महीने पे कभी ना कभी कोई कैंप लग जाता था। कभी NCC का कैंप लगता था तो पूरे आते, तो देखते 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 वो आदत हो गई, वो ड्रेस, वो चीज़ें, सब चीज़ बड़ा अच्छा लगने लगा। बस बचपन से देख, वाह। तो ये अलग टाइप का लगता है। मैं एक स्टूडेंट था मुकेश नाम का, उसके भैया चाय बेचते हैं कलकत्ता में। उसका जब रिटर्न निकल गया, प्री निकल गया, मेंस निकल गया, जब इंटरव्यू देना था ना तो क्या बोलता है कि सर मेरे पास अच्छा कपड़ा नहीं है इंटरव्यू में पहनने के लिए, किसी का सूट वगैरह है तो दिला दीजिए ना। वो बच्चा जब अधिकारी बना, उसका अपना घर नहीं रहने के लिए, मिट्टी का घर है और टेबल नहीं था पढ़ने के लिए ना, तो ऐसे बांस वगैरह जोड़ जाड़ के बनाया। आज वो अधिकारी है और वो प्रधानमंत्री आवास योजना है ना, वो जिस पे साइन करेगा उसी को घर मिलेगा। हमको आज आके बोला, जानते हैं सर 300 घर बनवाए हम, जिसका अपना घर नहीं था। तो लगता है कि आदमी कमाया है। ये चीज़ें बड़ा अच्छी लगती है। हकीकत मायने में हम कोई पढ़ाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन पढ़ाते बस हम इसीलिए हैं कि जो गरीब बच्चा है वो पढ़ सके।
दूसरा, जो कमजोर बच्चे, उन्हें ये ना लगने लगे कि वजह वो नहीं पढ़ सकते, उन्हें हम एक हिम्मत देना था। आज भी जो बैक बेंचर होता है ना, इंडिया के किसी बैक बेंचर से हम यही कहते हैं, उसको एक आखिरी उम्मीद रहता है, खान सर है तो हमको क्या टेंशन। हम बैक बेंचर जो बैठे रहते हैं उनको एकदम टेंशन नहीं, उनको लगता है कि उनका ब्रांड एम्बेसडर है। हमारे आज भी हैंडीकेप को पैसा नहीं लगता है, कोई हैंडीकेप आ जाए पढ़ ले उसका कोई पैसा नहीं लगता है अभी भी। और पैसे मतलब इतना मिनिमम फीस रख दिए हैं कि अब तो किसी को कहना ही नहीं पड़ता है कि मतलब फीस कम कर दीजिए। अब जहाँ 2 लाख रुपया लगता था नीट और जेई का, वहाँ हम लोग ऑनलाइन उसको 2-3 हज़ार में दे देते हैं, और ऑफलाइन आके पढ़ना रहता है तो उसको मान के चले मंथ का 2,000-2,500 लगेगा। तो जहाँ 2 लाख वहाँ से इतना, तो बहुत का डिफरेंस आ जाता है। और उसका एक रीजन भी है उतना भी फीस रखने का कि रेंट इतना महंगा है, बिजली इतनी महंगी है, कोचिंग माफिया है। तो जो फीस, देखिए चिल्लाने से तो नहीं होगा, जो फीस ज़्यादा ले रहा है, माफिया मतलब क्या, जिससे लोगों को परेशानी हो। महात्मा मतलब क्या, जिससे कोई परेशानी हो। तो परेशानी का कारण क्या है, आप उससे मनमाना फीस ले रहे हो, आए को उससे का आप रूल बना दो, इससे ज़्यादा फीस नहीं ले सकते। तो आपको परेशान नहीं करते कि आप तो बाप रे बड़ी, वही जब कोचिंग माफिया सब क्या करेगा समझना, किसी किसी को खड़ा करके कुछ से कुछ बोलने को बोलेगा, सर कि बोलो खान सर के बारे में कुछ से कुछ, तो बोलते रहते हैं ऐसे। तो बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ता, उल्टे सुना देता है ऐसे 4 ठो, पैसा लेके आता है ऐसे, कुछ पैसा लेके कुछ, तो हर जगह ऐसे चलते रहता है, इसमें कोई वो चीज़। बच्चे प्लांट करते हैं आपके इधर, तो वो बच्चे, कुछ बच्चे को भेजते हैं लोग जाकर डिस्टर्ब करो, आता है पढ़ता है, कहता है कि सर अच्छा लग रहा है, अब यहीं पढ़ेंगे। टीचर मतलब इन द सेंस क्या है, बर्बाद कैसे किया कि टीचर की संख्या कम है, स्टूडेंट हमेशा ज़्यादा होते हैं। टीचरों ने मिल के कहा स्टूडेंट्स अपना लेवल उठाओ ताकि पढ़ाई समझ में आ जाए। अरे भैया टीचर्स लिमिटेड है, इन्हें कहिए कि आप जो बड़का स्टैंडर्ड में फेंक रहे हैं ना, अपना ही थोड़ा डाउन कीजिए, उसके बराबर आ जाएगा। इक्वल होना ही मतलब है, दोनों तरह से इक्वल हो सकता है। यहाँ पे 50 लोग आ जाए, 50 चेयर नहीं है, तो या तो उन्हें हम खड़ा रखेंगे, या तो हम लोग भी अपनी कुर्सी छोड़ के सब बैठ जाते हैं, सब नीचे ही बैठ जाते हैं, क्या जाता है। तो एक ये बर्बाद कर दिया वहाँ पे। और उसके बाद और भयानक क्या लगता है, उसी क्लास में दोनों बच्चे बैठे होते हैं जिनका एक स्टैंडर्ड नीचे, एक का स्टैंडर्ड हाई है। एक हाई वाला क्वेश्चन पूछेगा ऐसा कि बेचारा पूरा पीछे वाला दहल जाएंगे, तो इतना हाई भी कैसे पूछ दिया। इसलिए सबको डांट के रखते हैं, एकदम शांति से रहो, हम बताएंगे। हम लो लेवल से लेके हाई लेवल तक चले जाएंगे। और हमें सबसे ज़्यादा खुशी कब होती है ना, सबसे ज़्यादा खुशी एक बच्चा जब उसको पढ़ने में कुछ समझ में नहीं आता है। जैसे अभी हम जस्ट फिजिक्स पढ़ा रहे थे, तो एक चैप्टर खत्म किए, फिजिक्स में सबसे ज़्यादा टफ लगता है बच्चों को तो ऑप्टिक्स, लाइट चैप्टर, और वो बच्चे एकदम सामने से रहते हैं। और जब खत्म हुआ चैप्टर ना, तो जो बच्चे जिनको कभी नहीं समझ में आया था न्यूमेरिकल बनाना, ये सब चीज़ें नहीं, और जब चैप्टर खत्म होने के बाद उनके ऊपर खुशी देखते हैं, और जब वो क्लास से निकलते हैं, जो आगे बैठे रहते हैं, जो अपने आप को तेज बनते हैं, उनको देख के तिरछा मुस्कुराते हैं ऐसे ना, तब लगता है यार भाई साहब क्या, मतलब वो दिल से फीलिंग आती है कि ये हो गया बराबरी, अब रेस लगाइए। इंडिया में रोजगार बोलते हैं कि बहुत है, लेकिन वो 2-4 हज़ार 5 हज़ार का बहुत है, 50 हज़ार वालों के लिए बहुत कम होता है। तो आज बच्चा क्या करे जिससे वो अपने आप को इतना स्किल कर सकता है, जिससे वो पैसे कमा सकता है, आगे बढ़ सकता है, क्या करना चाहिए उसे? देखिए स्किल अलग अलग लेवल का, जहाँ पे उसको, जैसे हम स्किल कब सीखने को बोलते हैं, जब उसको हम नौकरी की तलाश में आ जाता है, जब बर्डन हो जाता है घर की जिम्मे, तब निकलता है। मतलब आप समझिए किसी को आप तालाब में फेंक दिए, उसके बाद पूछ रहे हैं तैरना नहीं जानते हो, मरेगा वो तो। आखिर उस इंसान को कमाना है, कहीं ना कहीं अपने पैरों पे खड़ा होना है, तो उसको टेंथ से ही कुछ चीज़ें, इंटरमीडिएट से ही कुछ सिखाते चले ताकि ग्रेजुएशन ख़त्म होते होते वो उस लेवल तक हो सके, कम से कम अपना निकाल सके, फिर आगे बढ़े गया। हम लोग कब करते हैं, जब ग्रेजुएशन ख़त्म हो जाता है तब। आज की तारीख में कौन सी 3 स्किल लगती है आपको जो बच्चों को सीखनी चाहिए जिससे करियर सिक्योर होगा? अभी जैसे डिजिटल में बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, AI है फिलहाल में, इसका कोई फिक्स नहीं रहता कि कल को इससे ज़्यादा कुछ आ जाएगा, कहीं पे भी कोई काम कर सकते हैं। जैसे एक सिंपल सी बात करते हैं कि अगर कोई नॉर्मल BSc कर रहा है और एक कोई नर्सिंग के साथ BSc कर रहा है, नर्सिंग वाले के लिए टेंशन नहीं है, वो भी कहलाएगा BSc, वो भी कहलाएगा BSc, बट नॉर्मल BSc वाला सड़क पे आ जाएगा, फिर उसे कोई कंपटीशन निकालना पड़ेगा। और जो BSc नर्सिंग कर रहा है उसको फट से, अभी उसकी नर्सिंग कंप्लीट भी नहीं होगी ना, लास्ट ईयर में इंटर्न पे रख लेंगे, सो कहीं ना कहीं हेल्पिंग स्टार्टिंग, मतलब उसको पूरी कंप्लीट होने से पहले ही रख लेंगे। फिर वो ना स्टार्टिंग में ही अगर 2 साल भी कंप्लीट कर लिया ना, तो अपना हॉस्टल और मेस का खर्चा निकाल लेगा, धीरे धीरे कोई हॉस्पिटल पकड़ लेगा। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है, नर्सिंग की फीस कितनी है? 7-8 लाख।
और एक्चुअल में ये फीस 7-8 लाख रहती तो समझ में आ देती, उसकी 7-8 लाख रुपए फीस नहीं है, सरकार छूट दे दिया है, जितना लेना है ले लो आप। क्यों? क्योंकि नर्सिंग कॉलेजेज कम है। क्या मरीज कम है? नहीं। अब फ्यूचर में अब इतना बड़ा काम कर लिया आपने, इतने लोगों को पढ़ा रहे हो, अब क्या करोगे आगे? देखिए, हम तो पढ़ा रहे हैं मजबूरी में, क्योंकि गरीब पढ़ सके और हिम्मत हो सके। मेरा इंटरेस्ट इसमें नहीं है, इंटरेस्ट मेरा फौज में था। इच्छा क्या है हमारी कि हम वो भारत देखना चाहते हैं ना, कि जहाँ पुराने से धोती कुर्ता में पहना हुआ एक किसान शीशे का दरवाजा खोल के कहे कि ये 4 व्हीलर कितने का है। एक पहचान होनी चाहिए कि ये बड़का गड़िया किसान लेके घूमता है। आज कैसे है कि नेता सब फॉर्च्यूनर लेके घूम रहा है, लैंड रोवर लेके घूम रहा है, उसे किसानों की एक पहचान होनी चाहिए, बैलगाड़ी से हटना चाहिए उनको। कैसे होगा? एक किसानों के पास उन्नत किस्म की फसल नहीं है, उनके पास बीज नहीं है हाई यील्ड वेराइटी का, वो उनको प्रोवाइड कराइए। जब वो फसल बोते हैं तो उन पे कीट का अटैक हो जाता है, उनकी 50% फसल खराब हो जाती है। उनके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, ल्योर टेक्नोलॉजी उनको भेजिए वहाँ पे। वो क्या होता है, एक बड़ा सुगंध होता है उससे, वो ना मेल को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। उसकी वो दवा होती है, उसकी सुगंध फीमेल कीट की तरह होती है। तो उसको ना सारे मेल उसी को समझ के ना आ जाते हैं सब एक पास, और उसको एक बड़े से प्लेट में ऐसे रख दीजिए, उसमें हल्का सा केमिकल डाल के उस पर जैसे बैठेगा डूब जाएगा, पानी में डूब जाएगा वो। या फिर एक स्टिकी पेपर ले लीजिए, उसी पे उस दवा को चिपका दीजिए, उसको लगेगा फीमेल है, सारे मेल आ जाएंगे। तो ऐसे क्या है ना कि आपको कम खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप कीट को मेल को भी मारेंगे फीमेल को भी मारेंगे तो डबल मेहनत है। और ल्योर के मदद से केवल आके मेल मरेगा, जहाँ मेल मरेगा उनका रिप्रोडक्शन साइकिल रुक जाएगा। जब रिप्रोडक्शन साइकिल रुक जाएगा तो फिर धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगा। ये उनके पास है ही नहीं। गवर्नमेंट सोई हुई है, अगर उसकी फसल हो गई और वो जब बेचने जाएगा ना सब्जी फल, तो समाज में गिद्ध बैठे हैं, उस किसान को देखते हैं आराम से, रुक शाम हो जाने दे, शाम हो जाने दे। तुम 20 रुपया में ना बेच रहा है, तुम 10 रुपया में नहीं बेच के जाएगा तो तुम बताना। इतना अफसोस लगता है ना, क्योंकि वापस लाएगा तो उसको 10 रुपये भी नहीं मिलेगा। क्या गांव में एक कोल्ड स्टोर नहीं हो सकता है? तो आप क्या कर रहे हो इसके लिए? अभी हम इसमें, हम कोई काम करने से पहले बड़ी गहन अध्ययन करना पड़ता है। तो यही करना है तो हमको एक चीज़ देखना है, जैसे आज स्टूडेंट के लिए तो जिंदगी भर करते रहेंगे, इनके लिए नो डाउट। हमको वो देखना है किसानों के लिए, कभी उनका भी एक ऐसा क्लास ले बैठा के